Okay, let's start again. We were discussing the difference between direct and indirect. So imposed on income, imposed on goods and services. ठीक है, अब who pays? डायरेक्ट टैक्स कौन भरता है? इंडिविजुअल्स या बिजनेसमैन. इनडायरेक्ट टैक्स कौन भरता है? एंड कंज्यूमर्स. What do you mean by end consumers? The consumers who are actually consuming the goods and services. ठीक है, एंड कंज्यूमर्स जिनको बोलते हैं एंड कंज्यूमर्स. हाउ मच डायरेक्ट टैक्स कितनी भरते हैं? जितनी आपकी इनकम होगी. आपकी इनकम 2 लाख है तो आप टैक्स उतनी भरेंगे. अगर आपकी इनकम 4 लाख है तो टैक्स भी ज्यादा हो जाएगी ना. डिपेंड्स ऑन योर इनकम. ठीक है. अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सेम, सबके लिए सेम. अब देखो, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदना है. ठीक है, शॉपकीपर के पास आप जाओ, एक छोटा बिस्किट का पैकेट खरीदो. कोई भी बिस्किट का पैकेट बॉन खरीद लो. ठीक है. अब वो बिस्किट के पैकेट के पीछे देखो आप, एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. क्या वो सबके लिए अलग अलग लिखा होता है? आपके लिए 2 रुपए टैक्स लगेगी, आपके लिए 4 रुपए लगेगी. कोई कोई अमीर आदमी आ जाएगा तो उसके लिए 10 रुपए टैक्स लगेगी, कोई गरीब आ जाएगा तो 5 रुपए लगेगी. नहीं, सबके लिए सेम है. उसके अंदर जो इंक्लूसिव है टैक्स 1 रुपी है. समझो, 1 रुपी टैक्स है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक बिस्किट के पैकेट के ऊपर. आप 10 रुपए पे करते हो तो 10 में से 9 रुपए शॉपकीपर रखता है और 1 रुपए टैक्स के अकाउंट में डालते हैं. मतलब टैक्स की एक अलग जगह बनाएगा वो, जीएसटी के लिए. ठीक है, तो 1 रुपी वहां पे जमा करता जाएगा. अब एक एक कस्टमर का 1 रुपी ऐसे करके उसके पास 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे. अब वो 10,000 रुपए जाके गवर्नमेंट को पे करेगा. सो ये जो 1 रुपी उसने कलेक्ट किया, ये तो सबके लिए सेम है ना. उस बंदे की इनकम कुछ भी रहने दो, जो बिस्किट खरीदने आया है, वो पैकेट खरीदने आया है, वो तो 1 रुपया ही भरेगा ना टैक्स का. उसकी इनकम थोड़ी ना पूछी जाएगी. ठीक है. ओके. ट्रांसफरेबिलिटी. डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं. मैं मेरी इनकम है तो मैंने ही भरनी है टैक्स. इट इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनीवन. बट यस, इनडायरेक्ट टैक्स को मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ. कैसे? मैं शॉपकीपर हूँ, भर तो मैं रही हूँ, लेकिन वसूल किससे कर रहे हैं हम? कस्टमर से. तो ट्रांसफर हो गई ना टैक्स. तो आया समझ में? मैंने सिर्फ भरी है, पर मेरी पॉकेट से नहीं निकली है ये. मैंने किसी और के ऊपर, किसी और से वसूल करी हुई है. ट्रांसफरेबल, देयरफॉर इट इज ट्रांसफरेबल. टैक्स इवेशन. आपको पता है इवेशन क्या होता है? Somebody knows about evasion? What नो is? मैम. No, I will tell you. Tax evasion means, अब देखो मैं थोड़ा ऐसा वर्ड यूज करूंगी, आपको हंसी भी आ सकती है. चोरी, टैक्स की चोरी. इसका एक्चुअल मीनिंग है टैक्स की चोरी करना. That if you are liable to pay the tax, but you are not paying it. ठीक है. अब ये डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है. हाँ है. कैसे पॉसिबल है मैम? टैक्स की चोरी डायरेक्ट टैक्स में कैसे पॉसिबल है ना. आप अपनी इनकम अर्न करते हो 4 लाख रुपए, दिखाते कितनी हो? 3 लाख रुपए. 1 लाख छुपा के रखी है ना, ब्लैक मनी जिसको कहते हैं. अगर आप जिस इनकम पे टैक्स नहीं भरते हैं तो व्हाइट मनी नहीं होती है. रेड मूवी देखी है आपने? रेड मूवी, RAID, रेड यस मैम. देखिए. बस उसके पास जितना पैसा था ना, जिसमें रेड लगती है जिसके घर पे, उसके पास वो छुपाया हुआ पैसा था. वो गवर्नमेंट को दिखाया नहीं था उसने, और टैक्स भी नहीं भरी थी. तभी तो रेड लगती है ना, कि आपने पैसा छुपा के रखा है, हम चेक करने आए. अब क्योंकि आपने छुपा के रखा है, टैक्स नहीं भरी है, मतलब आपने टैक्स की चोरी करी है. अगर आपने वो उसी वेल्थ पे टैक्स भरी होती, प्रॉपर्टी पे टैक्स भरी होती, ज्वेलरी पे टैक्स भरी होती, तो हम आपके ऊपर रेड नहीं लगाते थे. क्योंकि आपने चोरी नहीं की होती तो हम रेड क्यों लगाएंगे? रेड वो लगाते हैं ना. तब रेड तो तब लगेगी, पुलिस तो तब आएगा जब चोर होगा. ठीक है. तो टैक्स इवेशन मतलब चोरी टैक्स की. ठीक है ना. तो मैम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है मैम. हाँ, पर वो ना बहुत कम लेवल पे पॉसिबल है बेटा, बहुत कम. हम है ना बात कर रहे हैं दोनों के डिफरेंस की. तो ज्यादातर देखा गया ना, डायरेक्ट टैक्स में तो करते ही हैं लोग, सब करते हैं, सब पॉसिबल है. और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत कम. अभी आपने कोई चीज खरीदी तो क्या आप शॉपकीपर को बोलेंगे कि मैंने टैक्स नहीं भरनी? देखो, शॉपकीपर के पास तो चली गई ना टैक्स.
फिर शॉपकीपर चोरी करता है, कम दिखाता है, बिल नहीं बनाता है। देखो आपने जो बोला ना वो भी सही है। अगर आप मोबाइल खरीदने गए, ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, कौन सा, मोबाइल फोन, अगर आपने बिल नहीं बनाया, शॉपकीपर ने आपको बोला बिना बिल के खरीदो 2000 डिस्काउंट है, आपने भी लालच में हाँ कह दिया। अब बिल नहीं बनाने का पता है पर्पस क्या होता है, टैक्स इवेशन, चोरी। कि बिल नहीं बनेगा ना तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं जाएगा, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं जाएगा तो जो भी पैसा होगा वो मैं रख सकता हूँ, गवर्नमेंट को मुझे पे करना पड़ेगा नहीं। जबकि प्रोडक्ट तो बिका ना, जबकि आपने सर्विस लिया, शॉपकीपर ने आपको सर्विस दी, प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट बेचा तो जीएसटी भी तो लगना चाहिए। उसमें भी चोरी होती है, बराबर बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम है। ठीक है, देखो उसके ऊपर भी रेट पड़ सकती है ना, कि प्रोडक्ट्स आपने मैन्युफैक्चर कितने किए थे। अच्छा मैन्युफैक्चर इतने हुए थे तो आपने आपने आपके पास तो इतना स्लॉट होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, 10,000 मोबाइल फोन्स होने चाहिए। लेकिन क्योंकि आप तो दिखा रहे हो आपने सिर्फ 8,000 मोबाइल बेचे, तो 2,000 किधर है मोबाइल फोन, दिखाइए स्टॉक में, होने चाहिए ना आपके पास स्टॉक में 2,000 मोबाइल फोन्स। अगर नहीं है तो मतलब आपने जरूर बेचे और बिना बिल के बेचे। देखो चोरी पकड़ी जा सकती है ना, ठीक है ना। तो ये जनरल बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो ना वो बहुत रेयर केसेस होते हैं और ऑफ कोर्स पॉसिबल होते हैं। चोरी हर जगह पॉसिबल है, लेकिन कम पैमाने पे, लार्जर स्केल पे नहीं, छोटे लेवल पे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचर। नेचर इसका प्रोग्रेसिव है और इसका रिग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब ये बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी तो बढ़ेगी ना, और आपकी इनकम तो हमेशा बढ़ती ही जाएगी। ये तो माना गया है, स्टैंडर्ड अजम्पशन है। हर कोई क्या चाहता है कि मेरी इनकम हमेशा बढ़ती जाए, घटती नहीं जाए। ठीक है, तो आपकी टैक्स भी प्रोग्रेसिव होगी, बढ़ती जाएगी। रिग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होती है, मतलब लोग चाहते हैं कि जीएसटी कम होता जाए। अब आप जो टीवी खरीदने जाएंगे, पहले टीवी ना नई नई आती है मार्केट में, बहुत प्राइस होता है उसका, जीएसटी भी बहुत होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कंपटीशन बढ़ गई, टीवी के ब्रांड्स आ गए, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, अब टीवी की प्राइस कम करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बेचनी भी तो है, नहीं तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो सस्ते में बेचेगा, मैंने महंगे में बेचनी है तो मेरे से कोई खरीदेगा नहीं। तो अब मेरा कॉम्पिटिटर आ गया तो मैंने प्राइस कम कर दी, तो प्राइस कम हो जाएगी तो जीएसटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना बच्चा। सबको समझ में आ रहा है? रिग्रेसिव का मतलब समझ में आया? रिग्रेसिव पीछे की तरफ जाएगा, प्रोग्रेसिव आगे की तरफ। थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके, कलेक्शन। कलेक्शन में कॉम्प्लेक्स और कन्वीनियंट। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों? अरे सबकी इनकम अलग अलग है, एक की इनकम है 2 लाख, एक की इनकम है 20,000 रुपए, एक की इनकम है 2 करोड़ रुपए, एक की इनकम है 50 लाख रुपए, एक की इनकम है मिलियनियर है वो, है ना, है ना। कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ओ माय गॉड। किसकी इनकम कितनी है, कितना स्लैब बनाना चाहिए, किससे 10% लेने का, किससे 0% लेने का, किससे 5% लेने का, किससे 20% लेने का, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इनडायरेक्ट टैक्स सिंपल, जो टीवी खरीदने आएगा 28% जीएसटी भरेगा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको 5% जीएसटी लगेगा, और जो बेचने जाएगा रिटेलर को, उस 5% जीएसटी कलेक्ट करेगा उससे, और कस्टमर के पास जाएगा तो 5% जीएसटी उससे कलेक्ट करेगा। सिंपल, कितना सिंपल है देखो। सिर्फ प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, मोबाइल फोन 16% जीएसटी लगेगा, 28% जीएसटी लगेगा, पता है ना मोबाइल फोन हैं, 28% ही जीएसटी लगेगा। ऐसे नहीं देखा जाएगा ये बंदा कितनी इनकम अर्न करता है इस पे लगाओ 28%, ये बंदा कम इनकम अर्न करता है इस पे लगाओ 18%, नहीं। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब सिंपल, एक जैसा रेट सबके लिए, कन्वीनियंट। कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है डायरेक्ट टैक्स के? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सेट्रा। आपकी वेल्थ है ना, आपकी ज्वेलरी है, आपका घर है, आपने टैक्स भरनी है, डायरेक्ट टैक्स। आपकी इनकम है, आपने टैक्स भरनी है, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप, होता तो आपका है लेकिन आप नहीं भरते हैं, प्रोडक्ट आपका है, आप बेच रहे हो, तो जिसको बेच रहे हो उससे वसूल करोगे, भर के आओगे आप। देखो कस्टमर नहीं बोलेगा कि मैं गवर्नमेंट को जाके भर के आऊंगा, आप टेंशन मत करो, मेरे से सिर्फ 9 रुपीज ही लो, 1 रुपी मैंने गवर्नमेंट को भरना है, नहीं।
गवर्नमेंट को आप भरने जाएंगे, आप शॉपकीपर हैं, आपने भरना है गवर्नमेंट को, और वसूल किससे करना है? कस्टमर से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। वो जो एन वर्ड लिखा हुआ है ना, वो आप उसको जरा इग्नोर करना, वो सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो अभी अभी हमने पढ़ा ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में फर्क क्या होता है, तो उसके एग्जांपल्स में भी तो फर्क होगा। तो कौन सी टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट टैक्स में आती हैं? इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। देखो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स होता है एक, जो हम भरते हैं, बस वही कॉरपोरेशन टैक्स वही होता है। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब जैसे घर का टैक्स भरते हैं। इनहेरेंट टैक्स, आपको कोई कुछ ऐसी वेल्थ आपको अपने मॉम डैड से मिली हो, आपके दादा परदादा से मिली हो, इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है, गिफ्ट जैसे लैंड, आपको लैंड आपने खरीदी नहीं है लेकिन आपके दादा से मिली है आपको, तो टैक्स तो आप ही भरोगे ना, क्योंकि अभी आपके ग्रैंडफादर में भी नहीं है, तो आप भरेंगे, है ना। आई एम सॉरी टू से दैट, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं सिर्फ। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स मैम होता अगर है। गिफ्ट हाँ, मैम अगर गिफ्ट मिला रहेगा तो जो आपके दादाजी ने गिफ्ट दिया क्या? लैंड। फिर से बोलो बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी आवाज। हेलो हाँ जी, अब बोलिए, अब क्लियर है। मैम, अगर समझो दादाजी ने गिफ्ट दिया है हाँ लैंड, जी, हाँ जी, तो भी उसके ऊपर टैक्स करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ऐसे होनी चाहिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी के नाम पे काउंट हो रहा है, कोई छोटी मोटी गिफ्ट नहीं होता है, जैसे वॉच ये सब हो गया तो वो नहीं। इनहेरिटेंस में आपको देखो बड़ी बड़ी कैपिटल चीजें मिलती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, या फिर हाउस प्रॉपर्टी, या फिर ज्वेलरी, ऐसी कोई वेल्थ जैसी कोई चीज, ठीक है, वो आपको इनहेरिटेंस में मिली जाती है। या कोई शॉप दे दी आपको, एक एरिया दे दी, वो आपके नाम पे कर दी, ऐसे। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स क्या होता है? आपने कोई किसी को महंगी कोई गिफ्ट दे दी, जैसे कार देते हैं, ऐसे हम कार गिफ्ट दे दी किसी को हमने, तो उसको बोला जाता है गिफ्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स तो अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया, वेल्थ मतलब जैसे ज्वेलरी, जैसे और। मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम एक डाउट है मैम। हाँ मैम जी, बोलो। सचिन को जब मैम फरारी किसी ने गिफ्ट की थी मैम, तो मैम वो आउट ऑफ इंडिया थी, तो मैम उसमें कस्टम ड्यूटी लगी थी, पर वो गिफ्ट की थी मैम, वो तो हाँ ना, उसको गिफ्ट मिली थी मैम। नहीं नहीं, सुनो, वो है ना, कहाँ दी गई वो भी देखो, कहाँ दी गई, आउट ऑफ इंडिया में दी गई ना, तो उस पे कस्टम ड्यूटी, एक टैक्स तो लगी रही है ना उस पे, तो दो टैक्स कैसे लगाएंगे हम? एक टैक्स तो लगी रही है ना, कस्टम ड्यूटी इज द टैक्स, इट इज अ टैक्स, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, तो आप उस पे दो टैक्स कैसे लगाओगे? फिर तो वो डबल टैक्सेशन के अंदर आ जाएगा। समझ आ रहा है? एक ही बंदे पे दो बार टैक्स कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो ना, इसीलिए वो कहाँ गई, आपने उसको एक्सपोर्ट किया, मतलब आपने उसको बाहर गिफ्ट किया, तो बाहर भेज रहे थे तो आपने कस्टम ड्यूटी भरा ना। आया समझ में ये? ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, ये रूल फॉलो करना है। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि एक ही पर्सन के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्स नहीं लगानी है, नहीं तो उस पर्सन का नुकसान है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। बट मैम, हाँ जी, मेरा डाउट मैम ये था कि मैम वो डायरेक्ट टैक्स में काउंट करेगी कि इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट करेगी। देखो बच्चा, वो डिपेंड करता है ना कि आपने वो प्रोडक्ट को कहाँ पे दिया है, समझा आपने? आपने उसको बाहर भेजा ना, बाहर भेजा मतलब कस्टम ड्यूटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आप डिपेंड करता है वो आपने गिफ्ट कहाँ पे दी है, तो टैक्स तो एक ही लगेगी ना, तो वो भी डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। आया समझ में? मैम हाँ जी, बोलिए। मैम एक इंडिविजुअल इनडायरेक्टली 2 बार टैक्स भर सकता है किसी एक प्रोडक्ट पे? और नहीं, सॉरी मैंने नहीं समझा, फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैम सपोज एक मैन्युफैक्चरर है और एक हाँ जी, होलसेलर है। हाँ जी, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से लिया कोई भी एक प्रोडक्ट, तो उसने ओके, सपोज 100 रुपीज का कॉस्ट है, ओके, तो उस पर 12% उसने एक्साइज ड्यूटी मारा, एक्साइज ड्यूटी। ओके, तो ओके, 112 का हुआ वो। अच्छा, ठीक तो है, उसके ओके, बाद जो होलसेलर था वो कस्टमर को और रिटेलर को उसने दिया उसके ऊपर, मतलब 112 पे सपोज 13 रुपीज ने मारा है कोई भी ठीक है, टैक्स, ठीक है, तो 125। इनडायरेक्टली
हाँ तो मैम इनडायरेक्टली तो दो बार का टैक्स भर रहा है ना एक कस्टमर। हाँ, अभी जो आपने डाउट पूछा ना, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर करने के लिए आऊंगी। आपने जो अभी बोला ना एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, है ना, और सेल्स टैक्स लगती है होलसेलर से जब रिटेलर हाँ पे जी। जाता है ना। अब ये सब बंद हो गए। देखो आप जो हाँ बोल रहे हो ना इनडायरेक्टली 2 टैक्सेस लग रही है, 2 बार लग रही है एक ही प्रोडक्ट पे, यही डिसएडवांटेज था इनडायरेक्ट टैक्स का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इसलिए पुराना जीएसटी सिस्टम। लाया ना मैम। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए बंद करके जीएसटी लाया, मतलब सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स को बंद नहीं किया। इनडायरेक्ट टैक्स में जितनी चीजें थी ना, एक्साइज ड्यूटी, हाँ सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, बहुत सारी चीजें, उनको बंद इसलिए किया गया क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग चेन्स पे अलग अलग टैक्सेस लग रही थी। एक जी। चेन है जो शुरू होती है रॉ मटेरियल प्रोवाइडर से मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर अलग टैक्स लगती थी। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे अलग टैक्स लगती थी। होलसेलर से रिटेलर पे अलग टैक्स लगती थी। ये अब मैं नीचे बाद में आऊंगी, रुको जरा, आप थोड़ा स्पीड में जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं अभी? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट। अब ये पांचों के, देखो कस्टम ड्यूटी फिर भी है, लेकिन ये जो जितनी भी टैक्सेस है ना अब वो नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या है? जीएसटी। क्या है? जीएसटी, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो आपकी वाली पॉइंट है ना, बेटा आपका नाम क्या है? मैंने देखा नहीं आपका नाम, आप जब बोल रहे थे। शिवम। हाँ शिवम, आपको ना, शिवम। आपने जो ये चीज बोली बहुत बढ़िया नोट की है। यही रीजन है जीएसटी लाने का, और हम बाद में इसको कवर अप करेंगे। अभी थोड़ा मैंने अपनी स्लाइड्स को कवर करना है। स्टार्टिंग में जो सारे बच्चों के हिसाब से मैंने सोच के बनाए हैं कि मैम जिनको नो इशू। बेसिक नॉलेज नहीं है उनके लिए, तो स्टार्टिंग की स्लाइड्स थोड़ी सिंपल है। ओके, अब ये तो एग्जाम्पल्स देखे हमने डायरेक्ट और ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, अब आते हैं लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। लेवी, चार्ज। लेवी का मतलब होता है चार्ज। इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते समय दो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखना है कि कौन किस पे चार्ज कर रहा है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये दो जो होते हैं ना, प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो मेन पिलर्स हैं मेरी। अब पुराना सिस्टम बता रही हूँ। हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, आई मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं ना, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, वो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स चार्ज करती थी। मैं बात कर रही हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम पढ़ रहे लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं। अब मैं बात कर रही हूँ, जब इनडायरेक्ट टैक्स पहले वाला सिस्टम था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी मैंने कलेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स, जो भी बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी टैक्स मैंने कलेक्ट करनी है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, आप स्टेट गवर्नमेंट हो। आपने कलेक्ट करना है जितने भी गुड्स बेचे जा रहे हैं, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर क्या कहते हैं, रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को, तो मैंने देखना है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिर टैक्स कितनी लेनी है। ठीक है, ये भी समझ गए। अब फाइनली फिर है ना, ये सब बंद होके जीएसटी आ गया। जीएसटी आ गया। अब तो जीएसटी का मतलब क्या है? अब आप मुझे बताइए, आपको ब्रेक चाहिए कि मैं कंटिन्यू करूं जीएसटी का मीनिंग? 5 मिनट्स ब्रेक चाहिए सबको? मैम कंटिन्यू करो यस मैम। मैम, ब्रेक नहीं, ब्रेक चाहिए मैम। मैम ब्रेक कंटिन्यू करो। चाहिए? नहीं, मुझे ना पाँच सबका मिनट में देखना क्या हो पड़ेगा। जाएगा? नो प्रॉब्लम, कोई बात। सो व्हाट यू मीन बाय जीएसटी? हम यहाँ पे थे अभी, जीएसटी की मीनिंग। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जब हम बात करते हैं जीएसटी की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इट इज indirect tax. Because it is indirect tax, therefore we already know that indirect tax is always levied on goods and services, not on the income of individuals or persons. ठीक है, तो हमको ये पहले से ही पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाई जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पता है यहाँ पे क्या है? एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द वर्ड सप्लाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, मैंने आपको बताया ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 है, जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई करके पढ़ने वाले हैं।
तो वो सप्लाई के जो बाउंड्रीज बनी हुई है ना, सप्लाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, तो उस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बोथ एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, या तो गुड्स या तो सर्विसेज या तो दोनों, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी तक वो अल्कोहलिक जो लिकर, जो ये लिकर है ना, उसके ऊपर वाइन और ये अल्कोहलिक जो भी ड्रिंक्स हैं, उसके ऊपर अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी रीजन है, इसके ऊपर है ना वो जो पुराना टैक्स लगता था ना 28%, 25%, वो अभी तक लागू है। इसके पहले तो 32% था, है ना। तो अगर वो जीएसटी के दायरे में लाते इसको, तो टैक्स कम करनी पड़ती इनको। तो लिकर जैसी चीज पे टैक्स थोड़ी कम करेंगे, इनफैक्ट बढ़ाएंगे, सो दैट लोग एफोर्ड नहीं कर पाए, और जितना कम से कम खरीदे उतना अच्छा, है ना। ये रीजन था अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के बाउंड्री से बाहर रखने का। तो ये अभी इंक्लूसिव नहीं है, जीएसटी के दायरे में अभी नहीं आता ये, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे, हर कमोडिटी पे टैक्स लगाई जाती है, जीएसटी लगाई जाती है, ओके, लेकिन लिकर पे नहीं लगाई जाती है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे थे ना हम, ठीक है। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स। देखो हमने पढ़ा वैट क्या होता है, पता है आपको वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैट एक पुरानी टैक्स होती थी, देखो यहाँ पे दिखेगी आपको, इनडायरेक्ट टैक्स के सबसे लास्ट में देखिए वैट दिख रहा है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड, देखो नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स। प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी उतनी टैक्स लगती जाएगी। जैसे पहले शुभम, शायद शुभम ने एग्जाम्पल दिया था ना, वो शिवम था कि शुभम था, आई डोंट रिमेम्बर। तो वैल्यू एडेड मतलब जितनी जितनी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतनी उतनी टैक्स ऐड होती जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं वैट, ठीक है। तो जीएसटी है ना, वैट के कॉन्सेप्ट्स पे बनाया गया है, ठीक है। जीएसटी किस हिसाब से बनाया गया है? वैट के कॉन्सेप्ट से बनाया गया। वैट का कॉन्सेप्ट क्या था? जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी उतनी उतनी टैक्स लगती जाएगी, और आपको जितनी टैक्स आपने भरी है और जितनी भरनी है उसके बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा, काट के सेट ऑफ मिलेगा आपको, कॉम्पेंसेशन जो आपने पहले किसी ने एक पॉइंट लिखी थी कॉम्पेंसेशन की, वो वैल्यू एडेड टैक्स में होता था। मतलब जितना आपने भरा है और जितना आपने भरना है वो माइनस करके आप नेट फिगर भर के आते हो गवर्नमेंट को। सपोज आपने टैक्स भरनी है 14 रुपए, पर आपने पहले ही मैन्युफैक्चरर को भरी हुई है 12 रुपए, तो आप 14 रुपीज में से 12 रुपीज को माइनस करके 2 रुपीज गवर्नमेंट को भरोगे। क्यों? क्योंकि 14 में से 12 तो आपने मैन्युफैक्चरर को भरी है ना टैक्स। समझ आई बात? इसको बोलते हैं सेट ऑफ, इसको बोलते हैं कैरी सेट ऑफ, क्या कहते हैं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है ना, कॉम्पेंसेशन जो आप बोल रहे हो। सो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? व्हाट इज डेस्टिनेशन? जहां हमने पहुंचना है। सपोज टुडे वी आर बुकिंग अ कार एंड वी वांट टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे, सो व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? पुणे। पुणे, वेरी गुड। सो जीएसटी इज ऑल्सो अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब जहां गुड्स पहुंच रहे हैं, वही मैंने आपको पहले कार के एग्जाम्पल में भी बताया, आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पहुंच रहा है। अगर ये मुंबई से पुणे तक पहुंच रहे तो पुणे के सिटी में टैक्स लगेगा, ना कि मुंबई में। पुणे जहां ये गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं ना, वहां जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उनसे जीएसटी ली जाएगी, वो जीएसटी भरने के एप्लीकेबल होंगे, लायक होंगे। अब समझ आ रहा है आपको? तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हर जगह नहीं टैक्स लगती रहेगी, सिर्फ एक जगह टैक्स लगेगी, कहाँ? जहां ये प्रोडक्ट एक्चुअली कंज्यूम हुआ। कहाँ कंज्यूम हुआ? जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा। इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ होगा? जहां कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर कहाँ होगा? एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया। अब समझ में आया? तो जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर्स। टेक्निकली इसको भर के कौन भरेगा? कौन भरेगा? सप्लायर, शॉपकीपर। बट एक्चुअली बॉर्न बाय कंज्यूमर्स। बट किसके पॉकेट से निकलता है ये पैसा जीएसटी का?
कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स। समझ आया? ये 3 पॉइंट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टार्स बनाकर नोट डाउन किए, पॉइंट वाइज दिए। पॉइंट वाइज जब कोई चीज आ जाती है ना आपके सामने तो आपको बहुत सिंपल हो जाती है लर्न करना या फिर उसको मेमोराइज करना। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्ट कैसे की जाती है? मल्टी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in which tax paid on inputs are allowed as set off against the tax payable on output। ये वही चीज है जो मैंने अभी अभी बताई। समझो मल्टी स्टेज है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पहले रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मेरे पास एक क्रेडिटर है, तो सबसे पहले चेन में कौन आएगा? रॉ मटेरियल, जो क्रेडिटर जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ। अब दूसरा कौन आएगा? होलसेलर, सॉरी मैन्युफैक्चरर। फिर कौन आएगा? होलसेलर। फिर कौन आएगा? रिटेलर। फिर कौन आएगा? कस्टमर। तो मल्टी स्टेज हो गया ना, वन स्टेज नहीं है, मल्टीपल। मल्टीपल स्टेज मतलब बहुत सारी स्टेजेस से एक प्रोडक्ट को पास होना पड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो कैसे कैसे भरी जाती है इस टैक्स को? सारी की सारी टैक्स नहीं भरते हैं हम, काट के भरेंगे। क्या काट के भरेंगे? कैसे काट के कैसे भरेंगे? यही सेम एग्जाम्पल जो पहले मैंने आपको दिया। अगर सपोज होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से एक प्रोडक्ट खरीदा और अमाउंट भरा 100 रुपीज, 100 में 10 रुपए जीएसटी भरा, 100 में 10 रुपए इंक्लूसिव था जीएसटी। 100 रुपए भरे ना होलसेलर ने। आप होलसेलर हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। आप होलसेलर हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। आपने मुझे 100 रुपए भर के प्रोडक्ट ले लिया। अब 100 रुपए में 10 रुपए क्या थे? टैक्स थी, जीएसटी थी। 90 रुपए मैं अपने पास रखूंगी, 10 रुपए मैं गवर्नमेंट को पहुंचाऊंगी। ठीक है, अब आप होलसेलर, होलसेलर रिटेलर को गुड्स बेच रहा है। अब आपने उनसे चार्ज किया 120 रुपीज, 10 रुपए आपका प्रॉफिट। और 10 रुपए आपने वो टैक्स में, 11 रुपए वो टैक्स ली, 11 रुपए आपने वो टैक्स ली जो जीएसटी थी, जो जीएसटी थी। तो आपने क्या किया? 11 रुपए गवर्नमेंट को पहुंचाना है ना एक्चुअली। तो एक्चुअल बेसिस पे आपने गवर्नमेंट को 11 रुपए पहुंचाने हैं क्योंकि आपने सामने वाले कस्टमर से 11 रुपए लिए हैं। पर आप 11 रुपए नहीं पहुंचाएंगे, आप पहुंचाएंगे 11 में से 10 रुपए माइनस करके 1 रुपए। क्यों 10 रुपए माइनस क्यों किए आपने? क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरर को 10 रुपए भरे थे ना, वो गवर्नमेंट तक मैन्युफैक्चरर पहुंचाएगा 10 रुपए। आपने क्या करना है? 10 रुपए वसूल करने हैं रिटेलर से, अपने जेब में डालने हैं और 1 रुपया गवर्नमेंट को पहुंचाने। टोटल गवर्नमेंट को 11 रुपए पहुंच गए ना ऑटोमेटिकली। तो वही लिखा हुआ है, इन विच टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स आर अलाउड एज सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्स पेबल ऑन आउटपुट। आपने जो भरी है और जो भरने वाले हो उसमें से काट के अमाउंट आप भरोगे। 1 रुपी गवर्नमेंट को भरोगे 11 रुपीज में, क्योंकि 10 रुपीज आपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को भरे थे एंड मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को भर के आएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? एक बार मीटिंग फिर